तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बीएससी नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपको कम से कम पेपर में 70 to 80% मिल गए थे। आज भी हमारी यही कोशिश है कि आज जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस वो क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिले और आपको पेपर करने में हेल्प हो और आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए। तो आज शुरू करते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसा कि आप जानते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में भी 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके 3 यूनिट है और फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी 1 यूनिट है। तो वन बाय वन अपन हर यूनिट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा आपको और कुछ कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पेपर तो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आज इसके जो सॉल्यूशंस थोड़े बहुत मैं बताऊंगा समझाऊंगा वो अपलोड कर दिए जाएंगे और वीडियो आप देख के उसको समझने का कोशिश करें। बाकी आपकी तैयारी तो अच्छी होगी, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इसके अंदर आपके 5 से 6 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके बी पार्ट में छोटे छोटे टॉपिक बन के आ सकते हैं। फर्स्ट है कार्बोकेटाइन या कार्बिन, सेकंड है नाइट्रीन, थर्ड है समस्थानिक प्रभाव, फोर्थ है बेंजाइन, फिफ्थ है लुईस अम्ल और लुईस क्षार, सिक्स्थ है SN1 SN2 रिएक्शन और सेवंथ है संक्रमण व मध्यवर्ती अवस्था के मध्य अंतर। इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्या तात्पर्य है, और ये कुछ एग्जांपल आपको दे रखे। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन नाभिक स्नेही है और कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है अभिक्रिया की क्रियाविधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए अभिक्रिया की क्रियाविधि को आप समझाइए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है मुक्त मूलक से आप क्या समझते हैं, निम्न मुक्त मूलकों को बताइए। और ये कुछ मुक्त मूलक आपको दे रखे हैं, इनका ऑर्डर बताना है अपन को। फिफ्थ है और इसी के अंदर अगला पोर्शन है आपका निम्न अभिक्रिया को समझाइए, जिसमें आपको कुछ रिएक्शन दे रखी हैं, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा ओ है, ठीक है। कुछ आपको रिएक्शन दे रखी है जो आपको फुलफिल करनी है, ये 3 है। तो चलो अपन इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आइए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जिसपे कार्बन के ऊपर क्या होता है धनावेश या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं कार्बोकैटायन। ये होता है आपका कार्बोकैटायन। यहां पर H की जगह हम कोई से भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं तो आपका अलग अलग तरह के कार्बोकैटायन बन जाएंगे। अब ये क्या होता है, अगर किसी भी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है उसके पास क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी तो आपने साल भर से आप पढ़ रहे तो आप बहुत चीजें जानते होंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ ब्रीफ बता देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है मच्छर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। अगर इसमें हम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ देते हैं कार्बोकैटायन पे, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है घटती है, ठीक है। और कार्बोकैटायन को हम कैसे बना सकते हैं, तो वो भी मैं एक आधा रिएक्शन आपको लिख के बता देता हूं। जैसे ये कोई अपन ने कंपाउंड लिया, अब क्या होगा ये डबल बॉन्ड अगर इस साइड शिफ्ट हो जाता है तो इस कार्बन पे क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये आपका क्या बन गया कार्बोकैटायन। तो ऐसे आप अलग अलग रिएक्शन की हेल्प से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं, इसके अंदर टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आने के ये आने के क्वेश्चन आपके पूरे पूरे बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। तो जैसा कि इसके एक नंबर में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है उसका नाम बताइए, तो इसका नाम क्या होता है
इसका नाम इसी में छुपा है। वन को हम क्या कहते हैं, यूनी। मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो यूनी मॉलिक्यूलर। एन के लिए अपन यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक, और एस के लिए हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होती है, 2 स्टेप प्रोसेस है। और इसमें दो कंपाउंड बनते हैं, दोनों का जो क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है, 50-50% रहती है। और इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कैसे, ठीक है, ये कोई रिएक्टेंट है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है हमारा स्लो स्टेप होता है। तो ये चीज यहां से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के तो इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब क्या होता है, एक ही पद पे डिपेंड करती है, तो ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब क्या होगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के 50-50% चांस होते हैं। तो इसमें आपके 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आगे से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड आ जाएगा आपका, और पीछे से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड जुड़ जाएगा। तो ये होती है आपकी SN1 रिएक्शन। एक बार आप देख लीजिए, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, ये आपने देख ली। अब अपन इसमें बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन का नाम क्या होता है, 2 दे रखा है, मतलब बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होती है, और इस सिंगल स्टेप में होती है और जो इसका ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है और इसमें क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, ये कोई लिविंग ग्रुप है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपके बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, ये धीरे धीरे आपका लिविंग ग्रुप कार्बन से जुड़ रहा है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन से जुड़ रहा है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका लिविंग ग्रुप कार्बन से
निकल रहा है, और बाकी ग्रुप तो ऐसे कैसे है ही है। ठीक है, अब क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई आपकी संक्रमण अवस्था। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा आपका, लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, और ये क्या हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल इससे आके जुड़ गया। तो ये होती है आपकी SN2 रिएक्शन। ये क्या होती है, सिंगल स्टेप में होती है। इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहता है, बैक साइड अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो आप इन दोनों की रिएक्शन मैकेनिज्म लिखेंगे एग्जाम में, और ये आपका क्वेश्चन SN1 और SN2 बी पार्ट में आने के पूरे पूरे चांसेस इस बार हैं। ठीक है, इसको रब करता हूं मैं, आगे कुछ डिस्कशन और करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जैसा आप जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा हो वहां पर अटैक करें, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इनके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल ये प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो क्या था ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक कर, ऐसी स्पीशीज के ऊपर अटैक करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, और इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ऐसी स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। और लुईस एसिड वो भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ऐसी न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज हो, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती हो। क्यों, न्यूक्लियस क्या होता है, हमेशा किसी भी चीज का सेंटर वाला पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं वो क्या होता है आपका धनावेशित होता है। तो ऋणावेशित चीज क्या होगी, हमेशा धनावेशित की ओर अट्रैक्ट होगी। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती है, और ये क्या कहलाती है, लुईस बेस कहलाती है। तो अब अपन को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें आपको पूछा हुआ है कि कौन कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है और कौन कौन सी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है। तो वो स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है मतलब उनके पास उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पहले ही दे दिए, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगी। तो इनके नीचे मार्क कर देते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इस वाले एग्जांपल में ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों, क्योंकि जिंक के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, सॉरी वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये भी क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब बाकी बची स्पीशीज ये अमोनिया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर क्या होगा, दूसरी स्पीशीज पे अटैक करेंगे, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ROR ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा आपका। H2O न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं मुक्त मूलक, ये वाला क्वेश्चन भी आपके इस साल एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे बनते हैं इस यूनिट से। मुक्त मूलक क्या होते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि ये कोई आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, R एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद ले ले, ये वाला R इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद ले ले, तो क्या बन गए 2R। तो क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। फ्री रेडिकल कौन से बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं, कौन से बंध टूटने से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दो तरह के अपने बंध विखंडन होते हैं, कौन कौन से, समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन। तो ये समांश विखंडन का मतलब क्या होता है, दोनों एलिमेंट अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लें और अलग हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं समांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन की मदद से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, मुक्त मूलक होता है। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक
फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, संक्रमण, वो होता है आपका sp2, और इसकी जो संरचना होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, जैसे जैसे फ्री रेडिकल का साइज बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फ्री रेडिकल साइज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी भी, इंक्रीजेस। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्री रेडिकल, ठीक है, और फ्री रेडिकल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस आई प्लस एच और प्लस आर ग्रुप्स के समानुपाती होता है। प्लस आई का मतलब क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव, प्लस एच का मतलब क्या होता है, अतिपर संयुग्मन प्रभाव, और आर का मतलब क्या होता है, अनुदात प्रभाव। तो जैसे जैसे प्लस आई नहीं ये बढ़ते जाएंगे, आपकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में एक CH3 ग्रुप है, तो इसका क्या एक प्लस आई ग्रुप इफेक्ट लगेगा। सेकंड वाले में क्या है, 3 CH3 ग्रुप है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा सबसे ज्यादा लगेगा। ये खाली प्लस आई है, सिंपल CH3 है, तो इसका सबसे कम लगेगा। और इस वाले में क्या है, 2 प्लस आई है, तो इसका आई उससे ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले नंबरिंग अगर मैं दे देता हूँ, ये 1 2 3 4 नंबरिंग देते हैं, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है, सेकंड वाले में, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ 2। उसके बाद प्लस आई कहाँ लग रहा है सबसे ज्यादा, फोर्थ वाले पर, फोर्थ, फिर कहाँ लग रहा है फर्स्ट वाले पर, फिर कहाँ लग रहा है थर्ड वाले पर, ये स्टेबिलिटी होगी। इसी तरीके से आगे की स्टेबिलिटी आप निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये 2-3 रिएक्शन दे रखी हैं, इनकी बात कर लेता हूं। ये आपको जो रिएक्शन दे रखी है ये सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शन है। जब भी टोलुइन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं, तो यहां से क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि इस बेंजीन पे अटैक करता है। कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो आपको क्या मिलता है, ऑर्थोटोलुइन मिल जाता है, और आपको एक क्या मिल जाता है, पैराटोलुइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन की बात करते हैं। तो अगली रिएक्शन आपको जो दे रखी है, ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रिस रिएक्शन है, फ्रिस रीअरेंजमेंट। तो इसके अंदर क्या मिलता है आपका, इस ग्रुप, ये तो ग्रुप टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पर COO CH3 ऑर्थो, और सेम ऐसे ही पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे अभी अपन ने नाइट्रेशन रिएक्शन में कराया था। तो ये आपको सीधा याद रखना है कि ये अगर दिख जाए आपको, तो आपको देखते ही आपको ये बना देना है। और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, 1 सेकंड का टाइम लो और आप सोच के बताओ कौन सी रिएक्शन है, ये बता दिया, गुड। ये है कौन सी, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH, ये H है, और ये क्या है यहाँ पे OH है। ठीक है, ये डिलीट CH2, ये H, और इसको भी अपन मिटा देते हैं। क्या हो रहा है, रुको 1 सेकेंड, रुकेंगे, इसको पूरा ही मिटा देते हैं। चलो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम इसको एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन का मतलब ही क्या हो रहा है, निष्कासन, कोई भी चीज का निकलना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2SO4 मतलब एसिड की प्रेजेंस में अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, पानी बाहर निकलता है वाष्प के रूप में। तो यहाँ से क्या होगा, गर्म करने पर ये H2O क्या होगा, -H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएंगे। तो अब अपन आगे वाली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे वाली यूनिट है अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, थ्रियो और इरीथ्रियो। तो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ या एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। चलो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें समान ग्रुप समान साइड हो तो उसको क्या कहते हैं, इरीथ्रियो, और डिफरेंट ग्रुप समान ग्रुप डिफरेंट साइड हो तो उसको क्या कहते हैं, थ्रियो। जैसे H H OH 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 और ये CH3, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरीथ्रियो, H H OH 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 CH3 CH3, तो ये क्या हो गया आपका थ्रियो। ठीक है, ये चीज हो गई। किरेल कार्बन से आप क्या समझते हैं, इसी में आपको बताता हूँ किरेल कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, किरेल कार्बन। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन से, दूसरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है OH से, तीसरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है CH3 से, और अगली वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे क्या है C 1 2 3 C, ठीक है, कार्बन से, और कार्बन से भी डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन जहां पर भी आ जाता है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, स्टार से शो कर देते हैं कि ये आपका क्या है, किरेल कार्बन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब RS नामकरण में बताता हूं मैं आपको, ये वैसे आपको आता होगा। RS नामकरण में क्या होता है हमको हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और वो किस फॉर्म में घूम रहे हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहे होते तो उसको R कहते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो हम उसको क्या कहते हैं, S कहते हैं। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद अगर चौथे नंबर की पोजीशन का जो भी एलिमेंट होता है अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला है उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर का फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से कौन होगा, ऑक्सीजन। तो इसको अपन देंगे नंबर 1 दिया। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है तो उसको नंबर क्या दे देंगे अपन, पहले ही 4 दे देंगे। अब इस वाले में और इस वाले में अपन को देखना है, तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। जब फर्स्ट एलिमेंट दोनों के सेम हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, अगले वाले एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें अगला वाला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें अगला वाला एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें सेकंड नंबर किसको दे देंगे अपन, इसको दे देंगे, और थर्ड नंबर क्या करेंगे, इसको दे देंगे। ठीक है, अब आप रोटेशन करा के देखिए खुद कि रोटेशन किस तरफ हो रहा है, 1 2 3। तो रोटेशन कैसा हो रहा है इसका, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होना चाहिए था, कॉन्फ़िगरेशन R। लेकिन फोर्थ नंबर का जो पोजीशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका S। इसी तरीके से अपन इसके अंदर ट्राई करते हैं। इसके अंदर निकालते हैं, हाइड्रोजन दिख जाए तो सबसे कम नंबर डाल दो उसको 4। उसके बाद Cl और कार्बन, तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो Cl को नंबर क्या देंगे अपन, 1। अब इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, फिर कार्बन के बाद क्या हो गया, वापस से कार्बन आ गया, तो इसको नंबर दे देंगे 2, इसको नंबर दे देंगे 3। अब ये कैसा घूम रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन क्या लिखते हैं, S। और इसमें चौथी पोजीशन किस पे है, वर्टिकल प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसको इसका कॉन्फ़िगरेशन S का क्या रहेगा, S रह जाएगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको देंगे 1, इसको देंगे 4 इसमें कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन आ जाता है। ये एक अलग रूल होता है, आपने पढ़ा होगा वैसे तो। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को प्राथमिकता एल्कोहल से ज्यादा देंगे, तो इसको नंबर दे देंगे अपन 2, इसको दे देंगे 3। तो 1 2 3 हो गया ये। तो और ये कैसे घूम रहा है आपका, R फॉर्म में घूम रहा है, लेकिन चौथी पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, तो R से क्या हो जाएगा आपका, S हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या होता है, EZ, EZ नामकरण, ये क्या होता है, डबल बॉन्ड में देखा जाता है। कि इसको देखने का तरीका क्या होता है,
इन दोनों में प्रायोरिटीज देंगे कि कौन ज़्यादा बड़ी वैल्यू का है, और इधर इधर देखेंगे और फिर आपस में इनको ऐसे ऐसे मैच करेंगे। अगर ये देख के बताता हूँ, इनमें देखेंगे हायर प्रायोरिटी कौन है, उसको 1 और 2 देंगे, इसमें भी हायर देखेंगे। जब हमको इजेड नामकरण निकालना होगा तब हम क्या होंगे, इसमें मैचिंग करेंगे। ओके, अगर 1 1 सेम साइड है तो उसको कहेंगे जेड, मतलब सिस समपक्ष, और इधर 1 और इधर अगर आपका 2 आ जाता है तो इसको क्या कहेंगे, ई ट्रांस विपक्ष। अब आप खुद ट्राई करके देखिए, इसमें नंबरिंग करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में इसको नंबरिंग 1 मिलेगी, इसको 2 मिलेगी, इसमें देखेंगे तो इसको 2 मिलेगी, इसको 1 मिलेगी। अब दोनों अपोजिट साइड है तो इसको क्या कहेंगे अपन, ई एल्किन। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 1 2 2, ये भी अपोजिट साइड है तो इसको भी क्या मिलेगी आपको, ई। अब इसमें ट्राई करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका, अलग कलर ले लेते हैं अपन, इसको 1 2, अब ये यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, तो ये क्या हो गया आपका, ई एल्कीन। ओके, अब क्या हो गया, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी अपन देख लेते हैं, आओ। अब इसमें कार्बन से नीचे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और ऊपर क्या दे रखा है, कार्बन, तो ऊपर 1 नीचे 2। अब इसमें कार्बन से नीचे हाइड्रोजन और ऊपर क्या हो गया, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ मान लो, और ऊपर क्या हो गया, कार्बन, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, तो 1 1 सेम साइड, 2 2 सेम साइड, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी जेड एल्कीन हो जाएगी। यहाँ पर भी देख लो करके, इसको 1 इसको 2 इसको 1 इसको 2, सेम ग्रुप सेम नंबर सेम साइड, तो उसकी क्या होगी आपकी जेड एल्कीन हो जाएगी। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे है इथेन का, अपन को पूरा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में उसका संरूपण बताना है, तो सॉरी ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और CH3। तो आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसे होता है। इसमें दो स्ट्रक्चर बनती है, एक तो स्टेगर्ड बनती है और एक क्या बनती है, एक्लिप्स्ड बनती है। तो ये वाली तो क्या है आपकी स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आगे वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे होते हैं, और ये क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एक्लिप्स्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम रोटेशन करेंगे। रोटेशन तब तक करना है जब तक सेम स्ट्रक्चर नहीं मिल जाए। तो ये कार्बन ए हो गया, एक बार के लिए मान लेते, बताता हूं आपको, ये कार्बन ए, ये कार्बन बी, तो ए कार्बन अलग अलग कलर से बना लेंगे अपन। ए कार्बन को अपन हरे कलर से बना लेते हैं, ये सेम, दोनों सब सेम क्यों चल रहा है, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने बी कार्बन, तो ए वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो क्या वो जुड़ा है, ये आपका इस साइड CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक बाकी क्या जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन आपके जुड़े हुए हैं। अब इसी के पीछे एक और कार्बन है, इस कार्बन के ठीक पीछे कार्बन है, तो वो अपन को दिखेगा नहीं, तो लेकिन आप मान के चलिए इसके पीछे एक कार्बन है, तो उससे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उससे भी एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो अलग कलर से बनाया है, इधर H जुड़ा हुआ है और इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर अपन को रोटेशन तब तक कराना है जब तक सेम स्ट्रक्चर अपन को वापस से नहीं मिल जाती। सबसे पहले अपन रोटेशन कराते हैं 60 डिग्री से, ठीक है। तो आगे वाला कार्बन तो ऐसा का ऐसे रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, रोटेशन जो कराएंगे हम पीछे वाले कार्बन में कराएंगे, तो पीछे वाला कार्बन ऐसा का ऐसा रहा, ठीक है। अब ये जो H इसके हाइड्रोजन के बिल्कुल जो पीछे था, वो पीछे से होके, जैसे इसके बिल्कुल पीछे था, वो पीछे से होके हल्का सा अपन इसको रोटेशन कराया, तो वो क्या आ गया, नीचे की साइड, ठीक है। तो अभी तक तो अपन को, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बताया है। जैसे मान लेते हैं ये एक Y है, सेम इसके पीछे ही एक और Y में बना दूं, तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, आपको उसको देखने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन ने इसको, जैसे ही मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया, तो ये पीछे वाला जो, ये पीछे वाला Y मान के चलो आप, तो इसको Y को घुमाया तो ये टेढ़ा हो गया, तो ये वाला जो एटम था वो आपको नीचे की साइड दिखेगा।
तो वो एटम क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। ये H थोड़ा सा मूव किया, ये यहाँ पे आया, और इसके पीछे जो CH3 था वो यहाँ आ गया। तो सारे एटम को 60 डिग्री से अपन ने क्या किया, रोटेट किया। अब वापस से अपन इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं। आगे वाले कार्बन को अपन नहीं छेड़ रहे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ पीछे वाले कार्बन को छेड़ रहे हैं। अब इसको वापस घुमाया तो ये कार्बन वापस से इस हाइड्रोजन के पीछे छुप जाएगा, लेकिन मेरे को आपको दिखाना है इसलिए मैं आपको इसको साइड से करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अब ये हाइड्रोजन इस CH3 के पास चला गया और ये CH3 इस हाइड्रोजन के पास चली गई। ठीक है, वापस से इसको 60 डिग्री घुमाएंगे। तो ये वाला जो हाइड्रोजन था नीचे वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये H यहाँ आ गया, और ये CH3 क्या आ गया, यहाँ आ गया। अब इसको वापस से 60 डिग्री से घुमाते हैं, यहाँ नीचे बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये H क्या हो गया, यहाँ चला गया, ये CH3 यहाँ आ गया, और ये H क्या हो गया, यहाँ आ गया। अब इसको वापस से 60 डिग्री से घुमाते हैं। तो ये CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे जो H था वो यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर जो H था वो यहाँ पर चला जाएगा। वापस से इसको 60 डिग्री घुमाते हैं। अब ये CH3 था, वापस से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आपको ये जो स्ट्रक्चर बनी है और ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम टू सेम नहीं लग रही? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये क्या अपन ने पूरा संरूपण कर दिया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, मतलब सेम ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के पीछे, तो उसको क्या कहते हैं, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर इसके अंदर अपन को दिखेगी, ये वाली, इसको कहते हैं फुल्ली स्टेगर्ड। सेम ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, उसको कहते हैं फुल्ली स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनी है, इसको एक्लिप्स्ड, इसको स्टेगर्ड। ये स्ट्रक्चर कहलाती है आपकी स्क्यू या गॉशे स्ट्रक्चर। ये वापस से आपकी फुल्ली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, तो ये संरूपण आपको समझ में आया। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अंदर ऐसे बताना है। एक चीज आप और लिख सकते हैं जिससे एग्जामिनर आपका प्रभावित हो जाएगा, अगर आप ये छोटी सी चीजें याद करके चले जाएं तो। CH3 जो होता है, इसके बीच में रिपल्शन होने की वजह से 3.4 किलो कैलोरी जूल एनर्जी निकलती है। CH3H के बीच में रिपल्शन होने की वजह से 1.4 किलो कैलोरी जूल की एनर्जी निकलती है, और हाइड्रोजन रिपल्शन होने की वजह से क्या होती है, 1 किलो कैलोरी जूल की एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये आप चीज और मेंशन कर देंगे तो आपके लिए पेपर में इफेक्टिव रहेगा। ओके, ठीक है, एक टॉपिक शायद छोटा सा मेरा बच गया। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण मतलब साइक्लोहेक्सेन कैसे चेंज होती है, उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। ये अपनी होती है, क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एक्चुअल फॉर्म ये होती है आपकी साइक्लोहेक्सेन की। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनती है, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन होती है, साइक्लोहेक्सेन से वो कन्वर्ट होती है किसमें, आपकी चेयर फॉर्म में। ठीक, चेयर फॉर्म से आपकी कन्वर्ट होती है ट्विस्ट फॉर्म में। ठीक है, ट्विस्ट फॉर्म से आपकी कन्वर्ट होती है बोट फॉर्म में, बोट फॉर्म से कन्वर्ट होती है वापस से आपकी ट्विस्ट फॉर्म में, और ट्विस्ट फॉर्म से वापस कन्वर्ट होती है
ओके, एक सेकेंड, गलती करती, वापस से। ठीक है, सॉरी। साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले कौन सी फॉर्म में होती है? चेयर फॉर्म में होती है। चेयर फॉर्म से कन्वर्ट होती है हाफ चेयर में। हाफ चेयर से कन्वर्ट होती है ये ट्विस्ट फॉर्म में। ट्विस्ट फॉर्म से कन्वर्ट होती है बोट फॉर्म में। बोट फॉर्म से वापस से कन्वर्ट होती है ये ट्विस्ट फॉर्म में। बोट फॉर्म को ट्रू बोट भी कह सकते हो आप, ट्विस्ट फॉर्म में। ट्विस्ट फॉर्म के बाद वापस से कन्वर्ट होती है ये आपकी हाफ चेयर में, और उसके बाद वापस कन्वर्ट हो जाती है आपकी ये चेयर फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहता है। आपको मैं चलो स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूं। ठीक है, चेयर फॉर्म तो इसकी यही, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म तो ये हो गई। हाफ चेयर कैसी होती है? ये होती है, ये हाफ चेयर हो गई आपकी। ट्विस्ट फॉर्म कैसी हो, बोट फॉर्म कैसी होती है? ठीक है, ये आपकी हाफ चेयर, ये बोट। ट्विस्ट फॉर्म कैसी होती है? एक सेकेंड, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा। सर एक बार माइक चेक कीजिएगा प्लीज। ये ट्विस्ट फॉर्म आपकी ऐसी होती है। हेलो, हाँ सर चेक कीजिए प्लीज। ओके, ये आपकी क्या होती है? ट्विस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके कुछ कुछ टॉपिक हैं। क्या क्या है? पहला आ सकता है आपके हकल रूल को समझाइए। हकल रूल क्या होता है? एरोमेटिसिटी को समझाता है, हकल रूल। सेकंड, बर्च रिडक्शन। थर्ड, वीलैंड या सिग्मा संकुल। कॉर्नर की निरपेक्ष विधियां। क्रैम ब्राउन या गिब्सन नियम। हेमिक इवर्थन नियम। संकीर्णकारी समूह या विसंकीर्णकारी समूह। सेकंड क्वेश्चन है आपका बेंजीन की केकुल्य संरचना को समझाइए तथा साथ में इस संरचना की कमियां बताइए। ये आपको कुछ ग्रुप दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है संकीर्णकारी समूह या विसंकीर्णकारी समूह कौन कौन से होते हैं, और विसंकीर्णकारी समूह जो होते हैं वो मेटा निर्देशी क्यों होते हैं, और संकीर्णकारी समूह जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी क्यों होते हैं। ये मैं आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के अभी समझाऊंगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन है, फिटलक्राफ्ट रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, बेंजीन रिएक्शन, उलमान रिएक्शन। ओके, इतना सही है इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हकल रूल की। ऐसे कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। हक्कल रूल मेनली एरोमेटिसिटी को ही बताता है। तो ऐसे कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं? वो हक्कल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डैश 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 ETC आपका चलता रहेगा। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख के देखते हैं। 0 रखते हैं तो आपका क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1 रखते हैं तो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 2 रखते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और आगे और संख्या रखेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं और हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो
जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक का मतलब आप बेंजीन ही समझे। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में हो और दूसरी बात उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो होते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, साइक्लोप्रोपेन कैटायन। ये लिया मैंने एक साइक्लोप्रोपेन कैटायन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी भी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अगर किसी भी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, आपका 0 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ये छोटी सी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या इस फॉर्मूले के अंदर अपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका, एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। अब देखो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड का तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन देंगे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या इस फॉर्मूले में 6 पाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब अपन एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो ना भी फॉलो करे, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन डाइइनाइल कैटायन। अब इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल क्या हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 4 पाई इस फॉर्मूले में रखने पर आता है, नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एक एग्जांपल और लास्ट कर लेते जाते इसमें, बेंजीन। अब बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। ओके, तो ये होता है आपका हक्कल रूल। तो आप उसके अपनी इच्छा से जितने चाहे एग्जाम्पल बना सकते हैं, रिंग की साइज बढ़ाते जाओ, कैटायन एनायन डबल बॉन्ड अपने हिसाब से लगाओ और आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब अगला एग्जाम्पल, अब अगली रिएक्शन है आपकी बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या होती है, बर्च रिडक्शन क्या होती है, बेंजीन की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में एथेनॉल के साथ कराते हैं, 1,4 डाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन, 1,4 साइक्लोडाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या हुआ, 1,4 साइक्लो डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड इसके अंदर आ गए, इसके अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको फ्री रेडिकल के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के आता है और अगर वो बी पार्ट में आता है, पूरा खाली फ्री रेडिकल को समझाइए, तो फ्री रेडिकल के बारे में अपन ने जो बात की थी वो सब अपन लिख सकते हैं और उसके साथ आप बर्च रिडक्शन का एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो आपको एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस बच्चे को रिएक्शंस भी आती है। अब अपन आगे बात करते हैं, अगला आपका टॉपिक है, ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा, संकीर्णकारी समूह और विसंकीर्णकारी समूह। संकीर्णकारी समूह का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जो बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो अपन क्या उसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और विसंकीर्णकारी ग्रुप ऐसे ग्रुप जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर दे, मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, विसंकीर्णकारी ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो संकीर्णकारी ग्रुप। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे 3rd नंबर का क्वेश्चन भी पूछा है कि इन ग्रुपों में बताओ कि ये मेटा निर्देशी के होते हैं और ये क्या होते हैं, पैरा निर्देशी के होते हैं। मेटा निर्देशी या ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना रिएक्शन में, या मेटा ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, वो आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटा निर्देशी कहलाते हैं।
तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक चीज बताता हूं। मान लेते हैं ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैंने एक कोई ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। अब हम सब जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन कौन, OH ग्रुप कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आपका संकीर्णकारी ग्रुप हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस बेंजीन रिंग के अंदर भेजेगा। तो कैसे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या हो गया, इस कार्बन पे आ गया। तो आपकी अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट के इस पे आया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर रोटेशन करेगा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपका OH है ये। अब ये वापस यहाँ जाएगा, ये आ गया आपका। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस से ले लेगा। तो इससे क्या पता पड़ा हमको, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में बॉन्ड की पोजीशन अलग थी और लास्ट वाली पोजीशन में बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, अलग हो गई। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ, रेजोनेंस प्रेजेंट हुआ। ठीक है, कौन से ग्रुप की वजह से हुआ, संकीर्णकारी ग्रुप की वजह से हुआ। ठीक है, और कौन कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रोटेट हुआ है, बताओ। तो ये पोजीशन कहलाती है आपकी ऑर्थो, ये कहलाती है आपकी मेटा, और ये क्या कहलाती है आपकी पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ, रोटेशन। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन कौन सी पोजीशन पर अटैक कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पे। मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव स्पीशीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है और नेगेटिव स्पीशीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका, वो कौन कौन सी पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो और पैरा। तो इसलिए कहा जाता है कि संकीर्णकारी ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सारे थे, ये संकीर्णकारी ग्रुप हैं आपके, तो ये क्या होंगे, ऑर्थो और पैरा होते हैं। ठीक है, इसी की तरह उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विसंकीर्णकारी ग्रुप। और विसंकीर्णकारी ग्रुप में चलो मैं बना के बता ही देता हूं फटाफट। ये विसंकीर्णकारी ग्रुप में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं, वो आपके विसंकीर्णकारी ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेगा, NO2 ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसने अपनी तरफ खींचे, इस ऑक्सीजन ने इसकी तरफ खींचे। तब खींचे तो बेंजीन रिंग के अंदर कौन सा चार्ज घूमेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। ठीक है, ये यहां गया, ठीक है, ये यहां गया, अब वापिस से सॉरी ये यहां, ये यहां। तो अब आप देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, आपके पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर नहीं सकता, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, मेटा पोजीशन पे। क्यों, इस पे तो वैसे ही पॉजिटिव जाएगा, तो मेटा पोजीशन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कौन सी पोजीशन पे करेगा आपके अटैक, मेटा पोजीशन पे। इसलिए कहा जाता है कि विसंकीर्णकारी ग्रुप अगर किसी बेंजीन पे जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाता, कौन सा अटैक करता है, आपका मेटा निर्देशी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एल्काइलेशन रिएक्शन और एसिटिलाइजेशन रिएक्शन।
जब भी हम बेंजीन की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया, लुईस बेस की प्रेजेंस में जो क्या होता है अपना AlCl3, तो आपका क्या होगा, हेलोजन तो बाहर निकल जाएगा और ये लिविंग ग्रुप आपका क्या जुड़ जाएगा, तो ये एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। और एसिटाइलेशन क्या होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl की रिएक्शन जब हम AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं, ये एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आपके पेपर में आती है तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिख देनी है। ओके, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, 2 मोल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में मतलब कोई सा भी हैलाइड ले सकते हो आप, X लिख दिया मैंने। हैलाइड कौन कौन से होते हैं आपके, बोलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या होगा, -2 मोल NaX बाहर निकल जाता है और बाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब दो बेंजीनिंग आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बाईफिनाइल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी ये लास्ट यूनिट है, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किस किस पे लिखनी है, संकीर्णकारी ऊर्जा, अभिक्रिया के वेगों के टक्कर का सिद्धांत, अणु संकेतक व अभिक्रिया की कोटि में अंतर, अभिक्रिया कोटि निर्धारण की ओस्टवाल विलियन, अभिक्रिया वेग के संघटक का सिद्धांत विधि। सेकंड, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन सा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण लिखा लिए, व्युत्पन्न कीजिए, और इसके लिए अपन हाफ लाइफ का ऑर्डर भी निकालेंगे कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे इसकी। थर्ड क्वेश्चन है उत्प्रेरण से क्या तात्पर्य होता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण सहित बताइए। रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन की प्रायोगिक विधियां कौन कौन सी हैं समझाइए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ कुछ पोर्शन डिवाइड कर रखे हैं। ये क्वेश्चन आपके इस साल आने के चांसेस बनते हैं। तो मैं सेकंड एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन वेग समाकलित समीकरण निकालेंगे। कैसे, कोई भी रिएक्टेंट होता है उसकी रिएक्शन होती है और क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये अपना कोई भी रिएक्टेंट है और इससे क्या बन गया आपका, ये बन गया प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले जब तक आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती है तब तक आपका रिएक्टेंट क्या होता है 100%, और जैसे जैसे आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे लेता हूँ टाइम आपका है t बराबर 0, मतलब अभी रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, आपका 100% है। तो इसको मैंने मान लिया A0, इसको A0 मान लिया, और आपका प्रोडक्ट इस समय कितना बना है, आपका 0। अब जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई t बराबर एट टी टाइम, सॉरी टी टाइम पे, मतलब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई एट टी पे आपकी एट टी पे, तो आपकी प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या हो गया, खत्म होगा, तो ये क्या बना A, और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया आपका X। तो A की वैल्यू अगर अपन को निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, रिएक्टेंट माइनस जो प्रोडक्ट बना, तो वो आपकी A की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके में समाकलित वेग समीकरण अगर मेरे को निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, माइनस A के लिए निकाल रहे हैं तो dA/dt इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और रिएक्टेंट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी 1, तो 1 में यहाँ लिखूं या नहीं लिखूं, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब ये अपन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या आएगा माइनस dA/dt इक्वल टू K और A आ गया ये आपका। ठीक है, K और A आ गया। अब जो चीजें सेम सेम है उनको उनकी सेम साइड ले जाते हैं, तो A को नीचे ले आते हैं और dt को उधर ले जाते हैं।
और माइनस को भी उधर ही अपन ले जाएंगे, डी ए बाय ए इक्वल टू माइनस के टी। ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। मैथ्स वाले स्टूडेंटों को तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन टी, और लिमिट क्या दे रखी है यहाँ पे, ए नॉट प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी स्टार्टिंग में, ए नॉट, और क्या बनता है ए, और टाइम पहले क्या था 0, और बनता है क्या है टी समय पे खत्म हो जाता है। सॉरी, वो कंसंट्रेशन शब्द मैंने गलत बोल दिया, ए नॉट से ए बन रहा है। तो अब सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो माइनस डी ए बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है अपना, एल एन ए इसका इंटीग्रेशन होता है, और इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट क्या है अपने ए नॉट से ए, और उसका इंटीग्रेशन हो गया के टी 0 से इसकी क्या हो जाएगी टी हो जाएगी। ठीक है, अब ये लिमिट पुट कर देंगे। तो आप सब जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब हम जानते हैं log a प्लस बी क्या हो जाता है फॉर्मूला, log a अपॉन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। एक फॉर्मूला तो अपना इसका ये बनता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, बायो वालों को बता देता हूँ, log को अगर हमको ln को अगर हमको log में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 log a अपॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ये लिख सकते हैं। और माइनस का साइन अगर अपन को चेंज करना हो तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2.303 log ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी। तो आप इसको इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को 4 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका मैं आपको टी हाफ निकालना भी बता देता हूं टाइम के साथ, जब आपकी रिएक्शन आधी हो जाती है। ठीक है, टी हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ए जो है उसको हम क्या लिख देंगे अपन, ए नॉट बाई 2 इक्वेशन नंबर उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू के टी। तो ए नॉट से ए नॉट तो कट जाएगा, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ 2 ऊपर चला जाएगा, एल एन 2 डिवाइडेड बाय के, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693, तो इसमें रख देंगे। तो क्या आएगा आपका टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ठीक है, तो ये आज हमने चारों यूनिट आपकी कवर कर ली। वापस एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन थे, आपको दिख रहा होगा, सॉरी हट जाता हूं, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकंड यूनिट के अंदर आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, थर्ड यूनिट के अंदर आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ यूनिट के अंदर आपके ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। वीडियो मान सकता हूं 1 घंटे की बन गई होगी, ठीक है, लेकिन कुछ उम्मीद करता हूं आपसे, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस क्लास को 2x में ही देखें, लेकिन एक बार 2x में पूरा देख लें, ताकि आपको जो सुनने को मिलेगा तो आपको उससे एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और बाकी आपने अपनी तरफ से नोट्स बना रखे हो, तैयारी कर रखी हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपका सबका पेपर अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।